हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम 1 पेज रिवीजन नोट सीरीज चल रही है। इसमें हम इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर करेंगे, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का क्लास 11 का चैप्टर है। ये वीडियो बायोलॉजी की है, नीट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये 1 पेज रिवीजन सीरीज़ है, तो सारे जो पूरा चैप्टर है वो 1 पेज में ही कवर है। तो ये है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये पेज फर्स्ट। और ये इसका जो बैक वाला पेज है वो ये वाला है। इसमें भी हाफ पेज ही इंक्लूड हुआ है, यानी कि पूरा 1 पेज भी कवर नहीं है इस पूरे नोट्स में। तो इस नोट्स में पूरा एनसीईआरटी की टोटल एक एक लाइन इसमें कवर है, एक एक पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट नोट्स की तरह इस रिवीजन सीरीज़ है। अब स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस जो होती है एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें ना बहुत जो कि प्लांट्स में होती है। ये इससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस से, कि प्लांट अपना खाना बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुए थे कुछ एक्सपेरिमेंट कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली चीज़ थी अर्ली लीफ एक्सपेरिमेंट। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था कवरिंग लीफ ब्लैक पेपर, यानी कि लीफ को ना हाफ कवर कर दिया था ब्लैक पेपर से। तो उस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला था कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी एसेंशियल है। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो हुआ था यूज़ ऑफ KOH। इसमें हमें पता चला था कि जो प्लांट है ना वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जो प्लांट के लिए जो CO2 है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सपेरिमेंट ही पढ़ते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट में हमें ये पहला पढ़ लिया कि ब्लैक पेपर वाला जिसमें लाइट से, CO2 वाला जिसमें KOH से यूज़ करा। KOH क्या करता है, सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि CO2 भी प्लांट के लिए एसेंशियल है। तो दो चीज़ पता चली, एक तो लाइट और एक CO2। अब क्या हुआ, पहले तो अर्ली एक लीफ एक्सपेरिमेंट हुए। अब जो कुछ साइंटिस्ट आए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए प्लांट के ऊपर। तो प्रिस्टलिस साइंटिस्ट थे, 1770 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बेल जार के ऊपर। तो उस एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने मेन बताया वो बताया ऑक्सीजन के बारे में, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई कि प्लांट के लिए ऑक्सीजन के लिए की क्या ज़रूरत है, प्लांट ऑक्सीजन का किस चीज़ में यूज़ करते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट था जैन इंजनहाउस का। इन्होंने किया था हाइड्रेला प्लांट पर। इन्होंने क्या करा कि सनलाइट क्या ज़रूरी है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस में, तो उसको निकाल दिया। प्रिस्ट ने निकाला ऑक्सीजन के लिए और जैन इंजनहाउस ने निकाला सनलाइट के लिए। थर्ड आया वॉन शेक जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने स्टार्च का देखा कि प्लांट में जो स्टार्च है जो स्टोर हो रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, उसका क्या काम है स्टार्च का। तो स्टार्च का काम था ग्लूकोज के प्रोडक्शन कराना, यानी कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी एक मेन स्टेप है। ठीक है, फोर्थ साइंटिस्ट थे एंगलमैन। ठीक है, एंगलमैन ने क्या करा कि जो क्लाइडोफोरा जो एल्गी है ना उस पर करा। उन्होंने क्या बताया, जो ब्लू और रेड लाइट है ना उसके बेसिस पर इन्होंने डिस्कवरी की, यानी कि प्लांट के लिए जो ब्लू लाइट है और जो रेड लाइट है वो जो कि सनलाइट से आ रही है विवग्योर की फॉर्म में, और जिसमें जो ब्लू और रेड लाइट है उसकी क्या एसेंशियलिटी है वो बताया। फिफ्थ थे वोल नील। इन्होंने क्या बताया, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने ये बताया कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। पहले बताया प्रिस्टलिन ने, जिसने ऑक्सीजन के बारे में बताया। इंजनहाउस ने बताया सनलाइट के बारे में। शेक ने बताया, यानी कि देखो ऐसे याद कर सकते हैं, इंजन यानी कि सनलाइट, मतलब एनर्जी यानी कि सनलाइट। ठीक है, वॉन शेक का मतलब एक थैला सा, मतलब कुछ भरा हुआ इसमें, इसका मतलब स्टार्च भरा हुआ, यानी कि जो फूड प्लांट का जो फूड है यानी कि ग्लूकोज वो भरा हुआ। एंगलमैन ने क्या करा, एक एल्गी पर करा क्लेडोफोरा। इंजन से क्या हुआ ना क्लेडोफोरा। तो उन्होंने क्या बताया, ब्लू और रेड लाइट के बारे में बताया। वो नील का मतलब आ गया कि यहाँ पर पर्पल और ग्रीन का कुछ आना चाहिए। तो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की वजह से किया। उन्होंने बताया कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। एक थे हमारे प्रिस्टले साहब, उन्होंने 1770 में उन्होंने बेल जार के ऊपर करा, जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बता दिया। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट थे, इन पर क्वेश्चंस आते रहते। तो ये पूरा क्या एनसीईआरटी के 2 पेज इसमें कवर हो गए पूरे। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या होता है,
हमें पता है कि CO2 वो एसेंशियल है प्लांट के लिए, तो CO2 की प्रेजेंस में और साथ के साथ 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले के साथ जो प्लांट है क्या होता है, उस पर जो सनलाइट पड़ती है उसकी प्रेजेंस में वो अपना खाना यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि स्टार्च के फॉर्मेट में अपने पास रखते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन देते हैं यानी कि CO2 लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में और ऑक्सीजन हमें देते हैं, और साथ के साथ हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी हो गई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की पूरी रिएक्शन। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है ना, उसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। अब लाइट रिएक्शन की वो रिएक्शन होती है जो कि जिसमें जो प्रोसेस होती है ना वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो साइक्लिक लाइट रिएक्शन है, एक नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, मतलब 2 फोटो सिस्टम होते हैं, तो होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक होता है फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट को बोलते हैं P70 और फोटो सिस्टम सेकेंड को बोलते हैं 680। तो साइक्लिक लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट यूज होता है। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों ही यूज होते हैं। साइक्लिक लाइट रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा के लैमेले में होती है, यानी कि प्लांट में जो लीफ होती है क्लोरोफिल, उसमें जो स्ट्रोमा है उसके लैमेले में ये साइक्लिक रिएक्शन होती है। नॉन साइक्लिक जो रिएक्शन होती है वो होती है थाइलाकॉइड में प्लांट की। साइक्लिक रिएक्शन में ATP का फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक रिएक्शन में कोई भी फोटोलाइसिस नहीं होती, यानी कि कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनता, कोई भी वाटर नहीं मिलता, और साथ ही साथ साइक्लिक रिएक्शन में कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। तो साइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, P70 यूज होता है, यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट स्ट्रोमा के लैमेले में होती है। इसमें ATP रिलीज होती है, ना तो फोटोलाइसिस होती है, ना ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। अब बात करते हैं नॉन साइक्लिक की। नॉन साइक्लिक में क्या होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों यूज होते हैं, यानी कि P700 और P680 दोनों यूज होते हैं। फॉर नॉन साइक्लिक जो लाइट रिएक्शन है वो होती है हमारी थाइलाकॉइड में, ठीक है। इसमें हमें ATP भी मिलता है और साथ ही साथ NADPH भी हमें मिलता है एनर्जी के फॉर्म में। इसमें फोटोलाइसिस होती है, इसमें ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है, और नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन को हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। और इसमें जो प्रोसेस होती है वो होती है डाउनहिल प्रोसेस, यानी कि एक होती है साइक्लिक और एक होती है नॉन साइक्लिक। इनमें जो मेन चीज़ जो पूछी जाती है सिर्फ वो लिखी है मैंने, इसमें पूरा नहीं लिखा। साइक्लिक में कि फोटो सिस्टम फर्स्ट स्ट्रोमा के लैमेली में ATP यूज होती है, निकलती है, कोई भी फोटोलाइसिस नहीं होता, ना ही कोई ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड में होती है, थाइलाकॉइड में होती है। इसमें ATP और NADPH निकलते हैं, इसमें फोटोलाइसिस भी होती है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होती है, और इसको हम जेड स्कीम बोलते हैं नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन को, और ये डाउनहिल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं पिगमेंट्स के बारे में। 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं प्लांट में, एक तो होता है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, एक क्रेटिनॉइड और एक होता है ज़ेंथोफिल। क्लोरोफिल A जो होता है वो ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है। कौन सा ब्लू ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो होता है क्लोरोफिल A। अब जैसे ब्लू ग्रीन है, आप थोड़े थोड़े लाइट होते चले जाएंगे A से ज़ेंथोफिल तक आने तक। क्लोरोफिल B में क्या होगा, येलो ग्रीन, यानी कि क्लोरोफिल B में क्या होगा, येलो ग्रीन। अब बात करते हैं कैरोटीनॉइड की। कैरोटीनॉइड में क्या होगा, येलो ऑरेंज। पहले ब्लू ग्रीन था, फिर येलो ग्रीन हो गया, अब येलो ऑरेंज हो गया, और ज़ेंथोफिल में आकर बिल्कुल लाइट कलर पिगमेंट हो जाता है, यानी कि येलो। क्लोरोफिल जो A होता है, तो पिगमेंट्स में क्लोरोफिल A यानी कि जो ब्लू ग्रीन पिगमेंट है वो चीफ पिगमेंट है। क्लोरोफिल A जो है हमारा चीफ पिगमेंट है जो कि रिएक्शन सेंटर को फॉर्म करता है, यानी कि जो क्लोरोफिल A है वो चीफ पिगमेंट है जो कि रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है। बाकी के जो तीनों पिगमेंट्स है ना, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड और ज़ेंथोफिल, ये तीनों की तीनों एक्सेसरी पिगमेंट है जो कि एंटेना में प्रेजेंट होते हैं। ये तीनों के तीनों एक्सेसरी पिगमेंट है जो कि एंटेना में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल A जो है हमारा रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है। क्लोरोफिल A में जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको चीफ पिगमेंट बोला जाता है। इसमें जो ब्लू और रेड रीजन है इसी में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल A में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का रेट इसमें सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लू और रेड रीजन इसमें प्रेजेंट होता है, और इसको हम चीफ पिगमेंट भी बोलते हैं। तो ये क्लोरोफिल A के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है, तो इसमें इसके पॉइंट्स लिख दिए। अब बात करते हैं कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस के बारे में। कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में क्या है, जो NADPH रिडक्टेज एंजाइम है ना, वो स्ट्रोमा की
साइट में प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है, यानी कि NADP रिडक्टेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें ATP का सिंथेसिस होता है जिसमें ADP से ATP मिलता है, ADP से ATP मिलता है, उसमें जो एंजाइम यूज़ होती है उसको बोलते हैं हम ATP सिंथेसिस। ठीक है, अब बात करते हैं हम डार्क रिएक्शन की। पहले बात करी थी हमने लाइट रिएक्शन की इस स्लाइड में, जिसमें हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों पाथवे को हमने देख लिया। उसके बाद हमने पिगमेंट्स की बात करी और कीमो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस में क्या क्या कौन से एंजाइम यूज़ हुए वो बात कर ली। इसमें मतलब ये होता है कीमो ऑस्मोसिस में मेन कि हमारा जो एनर्जी मिल रही है NADP की फॉर्म में या ATP की फॉर्म में, उसका सिंथेसिस हो जाता है। अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन थी, एक तो लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। हमने लाइट रिएक्शन इसमें पढ़ लिया जिसमें जिसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पढ़ा और पिगमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेसिस फेज बोलते हैं। डार्क रिएक्शन को हम बायोसिंथेसिस फेज बोलते हैं। इसमें पहले चीज़ होती है कैल्विन साइकिल। फर्स्ट चीज़ है हमारी कैल्विन साइकिल, जो कि हमारी थर्ड C3 प्लांट और C4 प्लांट दोनों में होती है। कैल्विन साइकिल ऐसी साइकिल है जो कि हमारी C3 प्लांट में भी होती है और C4 प्लांट में भी होती है। कैल्विन साइकिल में क्या होता है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है RuBp 5 कार्बन का मॉलिक्यूल 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम 2PGA। इसमें क्या होता है, RuBp से PGA बनता है, इसमें डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, यानी कि CO2 इसमें यूज़ हो जाता है, यानी कि CO2 की हेल्प से हमारे दो कार्बन निकल जाते हैं, तो क्या बनता है हमारा 2PGA। एक CO2 से हमें टोटल मिलते हैं 3 ATP और 2 NADPH। कैल्विन साइकिल में हमें एक CO2 से मिलते हैं 3 ATP और 2 NADPH। ये वाली जो क्वेश्चन है बहुत बार प्रीवियस ईयर में आया है कि एक CO2 से हमें क्या मिलता है। एक CO2 से हमें मिलते हैं 3 ATP और 2 NADPH। कैल्विन साइकिल कितने टाइम होती है, कैल्विन साइकिल जो होती है वो 6 टाइम होती है, यानी कि 6 टाइम होती है। 6 टाइम का मतलब कि हमें टोटल 16 ATP और 12 NADPH मिलते हैं, क्योंकि एक टाइम में फर्स्ट टाइम में एक CO2 निकलता है, तो 6 टाइम में 6 बार यानी कि 6 CO2 मिलते हैं। तो 6 CO2 का मतलब कि 6 × 3 यानी कि 16 ATP और 6 × 2 यानी कि 12 NADPH मिलते हैं। कैल्विन साइकिल में 3 प्रोसेस होती हैं। एक तो होती है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें RuBp से 2PGA बना, फिर उसके बाद क्या होता है रिडक्शन होती है और फिर से वो रीजनरेट हो जाती है RuBp की फॉर्म में। तो कैल्विन साइकिल में 3 प्रोसेस, कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन और थर्ड रीजनरेशन। इसमें C3 और C4 प्लांट में होती है। इसमें RuBp से 2PGA बनता है, एक CO2 के मॉलिक्यूल से 3 ATP और 2 NADPH मिलते हैं, और ये 6 टाइम हमारी साइकिल होती है। अब बात करते हैं दूसरी साइकिल, जिसको बोलते हैं हम हैच-एंड-स्लैक पाथवे। ये इसलिए बोलते हैं हैच-एंड-स्लैक पाथवे क्योंकि ये 2 साइंटिस्ट थे, इनकी वजह से ही हुआ था। तो ये हैच और स्लैक पाथवे खाली C4 प्लांट में प्रेजेंट होता है। पहला जो पाथवे था डार्क साइकिल जो थी, डार्क रिएक्शन जो थी, वो हमारी C3 प्लांट में भी प्रेजेंट थी और C4 प्लांट में भी प्रेजेंट थी। लेकिन जो हैच एंड स्लैक पाथवे ये खाली C4 प्लांट में होता है। C4 प्लांट में मतलब क्या स्पेशलिटी होती है, इसमें जो होता है क्रेंज एनाटॉमी होती है, यानी कि जो लीफ की जो एनाटॉमी होती है उसको हम क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। C4 प्लांट में जो बंडल शीट सेल है ना वो प्रेजेंट होते हैं। C4 प्लांट में जो बंडल शीट सेल है प्रेजेंट होते हैं। C4 प्लांट में कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। C4 प्लांट में हाई टेम्परेचर यूज़ होता है, हाई लाइट इंटेंसिटी होती है और ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है। इसमें C4 प्लांट के जो एग्जाम्पल हैं वो है एक तो मेज, एक होता है सॉर्गम। ठीक है, अब बात करते हैं बंडल शीट सेल की। C4 प्लांट में हमने पढ़ा कि बंडल शीट सेल प्रेजेंट होते हैं। तो बंडल शीट सेल क्या होती हैं, इसमें ये ऐसी सेल होती हैं जो कि जिनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। बंडल शीट सेल की जो वॉल होती है वो थिक होती है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो C4 प्लांट की कई चीज़ हो गई, एक तो क्रेंज एनाटॉमी, एक बंडल शीट सेल, कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई लाइट चाहिए, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है। इसका एग्जांपल है मेज और सॉर्गम। अब हम बात करते हैं फिक्सेशन। ठीक है, फिक्सेशन, ट्रांसपायरेशन। और फिक्सेशन से पहले ये जो हैच और स्लैच पाथवे है इसके पूरे पाथवे के बारे में। पहले प्रोसेस होती है हमारी फिक्सेशन। फिक्सेशन से होते हैं
ट्रांसपोर्ट से क्या होते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर से हो रहा है रीजनरेशन। यानी कि एक तो होती है हमारी मेसोफिल सेल, एक होती है हमारी बंडल शीट सेल। ये दोनों आपस में कनेक्ट होती है प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर फिक्सेशन होता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर क्या होता है डिकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर रीजनरेशन होता है। ठीक है, तो ये वाली हमारी पूरी प्रोसेस चलती है। तो इसमें जो फर्स्ट सेल है वो होती है मेसोफिल सेल। इसमें क्या होता है, कोई भी रिबोस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। C4 जो मेसोफिल सेल होती है, इसमें C4 एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि जो फिक्सेशन में क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा और साथ में जो हमारी पैप यानी कि जो हमारी PEP पैप जो वाली जो हमारा प्रोडक्ट है पैप, इन दोनों से मिलकर हमें एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल C4 एसिड फॉर्म होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी हो गई फिक्सेशन, जो कि मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होती है। मेसोफिल सेल में रोबोस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं जो सेकंड सेल है, ये होती है बंडल शीट सेल। इसमें क्या होता है, रोबोस्को प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें पहले में तो जो पेपकेस प्रेजेंट था, यहाँ पर कोई भी पेपकेस प्रेजेंट नहीं होता है। इसको बोलते हैं हम डिकार्बोक्सिलेशन। ये हमारी बंडल शीट सेल में होती है। यहाँ पर जो C4 एसिड जो बना, C4 से C3 एसिड फॉर्म हो जाता है बंडल शीट सेल में। फिर C3 बन गया, फिर से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब, पहले फिक्सेशन हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट होकर ट्रांसपोर्ट होकर बंडल शीट सेल में है। बंडल शीट सेल से डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन से फिर से ट्रांसपोर्ट हो गया, अब वो फिर से मेसोफिल सेल में पहुंच गया, यानी कि यहाँ पर रीजनरेशन हो गया, फिर से पैप में टूट गया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्रेंज ये हेजन-स्लेच पाथवे हो गया, जो कि C4 प्लांट में ही प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, हमने पढ़ा था कि C4 प्लांट में कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, हम वो पढ़ते हैं। फोटो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होती है जो कि C4 प्लांट में एब्सेंट होती है। अभी हमने पढ़ लिया C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, रिबोस्को इसमें यूज होता है। तो इसमें रोबोस्को प्रेजेंट होता है, जो कि CO2 की एफिनिटी होती है जिसकी। इसमें अगर C3 प्लांट में रोबोस्को प्रेजेंट हो तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर वो C3 प्लांट में ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रोबोस्को से CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है C3 प्लांट में। अब RUBP से बनता है हमारा 2PGA, यानी कि एक तो बनता है फॉस्फोग्लिसरेट और एक बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। RUBP से 2 PGA के मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसका फर्स्ट है, एक तो होता है फॉस्फोग्लिसरेट और एक होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। फोटो रेस्पिरेशन में कोई भी ATP नहीं मिलती, ना ही कोई NADH मिलती, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी हमें नहीं मिलती। इसमें कोई भी शुगर फॉर्म नहीं होती है, तो दोनों ही चीज़ इसमें नहीं होती है। इसकी वजह से ही फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस बोला गया है NCERT में। अब इफ़ C4 प्लांट CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, अगर C4 प्लांट में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो रिबोस्को फंक्शन एज कार्बोक्सिलेज, रिबोस्को एक कार्बोक्सिलेज की तरह एक फंक्शन करती है, जो कि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को मिनिमाइज करने में हेल्प करती है। अगर C4 प्लांट में और CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो रिबोस्को एक कार्बोक्सिलेज की तरह वर्क करती है, जो कि ऑक्सीजन की एक्टिविटी को मिनिमाइजिंग करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं फैक्टर। फोटोसिंथेसिस में दो तरह के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, लीफ का नंबर, लीफ की साइज़, लीफ की एज या ओरिएंटेशंस, ये एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर मेसोफिल सेल, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, चौथा क्लोरोफिल का अमाउंट और कितनी ग्रोथ हो रही है और क्या जेनेटिक है। ये प्लांट की नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन, मेसोफिल का सेल और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल का अमाउंट, ग्रोथ और जेनेटिक, ये सारे के सारे हमारे इंटरनल फैक्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक्सटर्नल में वो होते हैं, एक तो लाइट, एक CO2, यानी कि CO2 जो है एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है। उसके बाद टेम्परेचर, वाटर और सॉइल, यानी कि 5 एक्सटर्नल फैक्टर है, एक लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर और सॉइल। यानी कि टेम्परेचर का भी
वेरिएशन ज़रूरी है प्लांट में कि कितना, कब ज़्यादा कब कम, किसको ज़्यादा चाहिए किसको कम चाहिए। वाटर की अवेलेबिलिटी, सॉइल का होना जिसमें सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होने चाहिए। लाइट भी अच्छी होनी चाहिए। और CO2 भी मतलब कितनी प्लांट ले रहे हैं, कितनी बाहर छोड़ रहे हैं रेस्पिरेशन के टाइम पर, तो वो भी सारे ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्लांट के लिए। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो कि दिया था बैकमैन ने। हमने जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर पढ़े ना, लाइट, CO2, टेम्परेचर, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। लाइट जो है वो 10% होनी चाहिए। 10% लाइट जो होती है सैचुरेशन के में होती है। अब बात करते हैं CO2 की। जो C4 प्लांट है उनको जो CO2 चाहिए 360 चाहिए, 360, और C4 में चाहिए 360 और C3 में चाहिए 450। तो C2 की जो कंसंट्रेशन है C4 प्लांट में कम होती है और C3 प्लांट में ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टेम्परेचर जो C4 में होता है वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि C4 प्लांट में टेम्परेचर हमारा होता है ज़्यादा, और C3 प्लांट में हमारा टेम्परेचर होता है कम, यानी कि 20 से 25% ही खाली। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर में क्या होता है, इसमें स्टोमाटा वाटर की वजह से क्लोज और ओपन होते हैं, और वाटर स्ट्रेस वगैरह, टर्गिडिटी, ये सब इसमें इसकी वजह से होता है। तो ये सारे हमारे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर थे जो कि बैकमैन ने दिए थे 1905 में। ठीक है, अब ये हमने इस पूरी वीडियो में पूरा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर 1 शॉर्ट में कंप्लीट कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।